Hello everyone. Today we will discuss about PBR 322. ठीक है, तो ये PBR 322 क्या है? नथिंग बट ये P यानी कि जो प्लाज्मिड है, जो इस जीनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम वेक्टर का नाम से जाने भी जाते हैं, ठीक है। तो उसने यहाँ वेक्टर्स भी किया है। वेक्टर से नाम से भी यहाँ एक प्लाज्मिड को वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पी यानी कि जो प्लाज्मिड है, बी आर यानी कि दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसने ये जो प्लाज्मिड के बारे में डिस्कवर किया था, यानी कि जब यूनिवर्सिटी में जब बड़े बड़े लैब में जो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जो उसने आर्टिफिशियल क्लोनिंग की थी, ठीक है, जो वेक्टर की यानी कि जो प्लाज्मिड बनाने की, तो आर्टिफिशियल उसने प्लाज्मिड बनाया था, ठीक है। जो दो साइंटिस्ट थे, जो फर्स्ट था बी यानी कि जो बोलिवर एंड आर यानी कि रोड्रिगोज, ठीक है। तो उसके नाम से यहाँ जो प्लाज्मिड जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने प्लाज्मिड पर, तो उससे नाम से ये PBR 322 ये एक सीरीज है, जैसे कि रोल नंबर टाइप, ठीक है। तो जो दूसरा प्लाज्मिड हो, फॉर एग्जांपल, तो उसको हम 328 यानी 352 ऐसे अलग अलग सीरीज उसने दी थी, ठीक है। तो ये PBR, ये जो दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी वजह से उस प्लाज्मिड पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसकी वजह से ये जो प्लाज्मिड है उसका नाम PBR 322 है। तो ये PBR 322 के बारे में देखें तो दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय बोलिवर एंड रिड्रिगोस। ये दो साइंटिस्ट ने 1977 में जब ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो प्लाज्मिड बनाने की एक्सपेरिमेंट यानी कि जो प्रोसेस की थी, ठीक है, इट इज़ अ वाइडली यूज्ड इन जीनेटिक क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट उसने किया था। 322 इज अ नंबर गिवन टू distinguish this plasmid from other development in the same laboratory। हमने कहा ना अभी कि जैसे लेबोरेटरी में ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सेम ही प्लाज्मिड बनता है। तो ये उसके जो सीरीज, जैसे कि रोल नंबर टाइप उसने सीरीज दी है 322, फॉर एग्जांपल ऐसे कई सेम प्लाज्मिड बने, तो उसे हम देर आर प्लाज्मिड PBR 325, PBR 327, PBR 328, PBR 345, ऐसे कई ऐसे सेम प्लाज्मिड अगर हम बनाते हैं तो ऐसे उसने एक सीरीज दी है रोल नंबर टाइप, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, तो ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है यानी कि जो वेक्टर का है PBR 322, उसमें 4361 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हैं जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन छोटा सा एक पार्ट है, यहाँ 6 साइट जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ से हम फॉरेन DNA, ठीक है, यानी कि जो कोई बाहर से DNA आया है उसे हम लेके डाल सकते हैं, तो उसका हम देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन, ये जो 6 टाइप की जो साइट है, जैसे कि PST1, EcoRI, BAM-H1, SLI, ठीक है। तो ये जो सारे रिस्ट्रिक्शन साइट है, 6 टाइप के रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो ओरिजिन यानी कि ओरी साइट कहते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ओके। तो ये थी ओरिजिन साइट। और यहाँ दो ऐसे एक AMPR અને TETR यानी कि R मीन्स रेजिस्टेंट, ठीक है। तो एम्पेसिलिन यानी कि एंटीबायोटिक से ये जो जीन होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एम्पेसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं। और टेट्रासाइक्लिन वो भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये जीन
टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट हो गए। अगर मान लीजिए हम यहाँ फॉर एग्जांपल बात करें तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन हो, ये डार्क जो कलर के है वो आपको दिखाई देगा, तो ये टेट्रासाइक्लिन है वो जीन हम उसमें से थोड़ा पार्ट यानी कि BAM-H1 का पार्ट थोड़ा मान लीजिए निकाल लेंगे, उसके जीन है वो निकाल देके और दूसरा हम फॉरेन डीएनए का इतना ही पार्ट ये जो टेट्रासाइक्लिन रिस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ पर डाल देंगे तो क्या होगा, तो ये जो बाहर से आया हुआ फॉरेन डीएनए है वो क्या करेगा, जो डिजायर्ड डीएनए है बाहर से आया हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो उसका रिकॉम्बिनेंट होगा, या अगर हम देख सकते हैं अगर वो पूरा का पूरा जो रिकॉम्बिनेंट होगा यानी कि उसके साथ प्रॉपर लिंकर हुआ है कि नहीं, उसकी वजह से हम जान सकते हैं। अगर ये जो बाहर से आया हुआ डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, उसमें हमने जो टेट्रासाइक्लिन यानी कि TRT के जो जीन थे वो निकाल दिए उसकी, और बाहर से आया हुआ फॉरेन डीएनए हमने उसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि हमने निकाल दिया था ना। तो बाहर से डिजायर्ड जीन है उसमें हम अगर एंटीबायोटिक ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो डिजायर्ड के जो बैक्टीरिया है जीन के वो किल हो जाएगा क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन जीन नहीं है क्योंकि हमने निकाल दिया था। ऐसे ही बात करें एम्पिसिलिन की, तो एम्पिसिलिन का जो ये PST1 पार्ट है यहाँ से जब हम फॉरेन डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए एंटर करते हैं उसका थोड़ा पार्ट निकाल देके और बाहर से कोई फॉरेन डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए हम लेंगे तो क्या होगा, जो एम्पिसिलिन जीन है हमने निकाल दिया था और जो डिजायर्ड जीन है वो रिकॉम्बिनेंट होगा। अगर हम उसमें एम्पिसिलिन ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो अगर ये जो रेजिस्टेंट है जीन वो जो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं उसके बारे में पता चलता है। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में अब देखते हैं। तो हमने बात की जो ओरिसाइट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे जीन कि जहाँ पर रेप्लिकेशन इनिशिएशन जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि प्लस एलियन डीएनए यानी कि बाहर से आया हुआ डीएनए, ठीक है, तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, यानी कि जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी कई सारी कॉपी बन सकती है और हाई अमाउंट में यानी कि हाईली कॉपी नंबर बन सकती है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है सिलेक्टेबल मार्कर, जो हमने दो बात की कि जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एक सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब हमने कहा ना कि जो सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि उतना पार्ट हम सिलेक्ट करके यानी कि डिजायर्ड डीएनए है उसमें डाल सकते हैं, तो हमें पता चलता है जो बाहर से आया हुआ डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो सम जीन कोल्ड सिलेक्टेबल मार्कर, कोई ऐसे जीन होते हैं जो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह से जाने जाते हैं, तो हेल्प इन सिलेक्टिव दोज होस्ट सेल। जब ये प्लाज्मिड में हमने एंटर किया तो क्या हुआ, विच कंटेन द वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसपोर्ट हुआ प्लाज्मिड में, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस एन होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये होस्ट बैक्टीरियम में डिजायर्ड हुआ है यानी कि रिकॉम्बिनेंट हुआ है, ये डिजायर्ड जीन की नहीं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्टेबल मार्कर है उसके बारे में देखें तो हमने बात की थी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है दो टाइप के, AMPR यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं और दूसरा है TETR जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। अगर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है उसमें से हमने जो थोड़ा पार्ट निकाल लिया यानी कि थोड़े जीन निकाल लिए और उसकी जगह डिजायर्ड जीन यानी कि जो फॉरेन जीन है वो हमने इंसर्ट किया, तो यहाँ पर इंसर्शन इन एक्टिवेशन होगा। तो ये इंसर्शन इन एक्टिवेशन कैसे होगा, तो ये देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा एक पार्ट ड्रॉ किया है जो AMP साइट है और दूसरा है TETR, यानी कि ये दोनों जो डार्क आपको स्पेस है वो दिखाई देगी जो TETR,
की साइट है वहाँ इतनी पार्ट में अगर हम फॉरेन डीएनए यानी कि कोई हम मान लीजिए हम यहाँ इंसुलिन जीन ऐड किया है, ठीक है, तो इंसुलिन जीन ये टेट्रा जो रेजिस्टेंट जीन है वो हमें निकाल दिया, उसकी जगह पर इंसुलिन जीन ऐड किया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये टीआर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टीआर है वो जो टेट्रासाइक्लिन जीन है, ठीक है, वो तो है ही नहीं अब, क्योंकि उसकी जगह हमने इंसुलिन जीन डाला है, ठीक है। अगर ये इंसुलिन जीन में हम टेट्रासाइक्लिन उसमें ऐड करेंगे यानी कि जो एंटीबायोटिक उसमें डालेंगे तो ये इंसुलिन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये उसके जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं। रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या है, उस एंटीबायोटिक वो जीन रेजिस्टेंट होता है यानी कि वो किल होने नहीं देगा। तो उसकी प्रोसेस के बारे में देखें तो एक कल्चर लिया हमने, ठीक है, जहाँ पर हमने एम्पीसिलिन ऐड किया है तो उसमें कई सारे कॉलोनी डेवलप होगी यानी कि ऐसे जो कई सारे बैक्टीरिया ग्रोथ हो गए, ठीक है, तो उसको हमने सिलेक्शन किया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो ये जो कॉलोनी बनी उसे हमें सिलेक्ट करके एक सेपरेट कर देंगे, ठीक है, तो अब उसे सेपरेट किया हुआ पार्ट है क्योंकि उसमें एम्पीसिलिन प्रेजेंट है, जो एम्पीसिलिन में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लिया है और सेपरेट कर लिया है यानी कि अलग रख दिया है। और दूसरी प्लेट में हमने जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट यानी कि टेट्रासाइक्लिन ऐड किया है उस कल्चर में, तो उसमें ये जो बैक्टीरिया था एम्पीसिलिन वाला वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लेट है वो इम्प्टी है, आपको दिखाई देगी, उसमें कोई कॉलोनी डेवलप नहीं होती, यानी कि यहाँ प्रूफ हो जाता है जो कॉलोनी डेवलप नहीं होगी तो ये जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट है यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। लेकिन अगर जो उसमें कॉलोनी डेवलप होती है तो क्या होता है, ये हम जो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना यानी कि नॉट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होता है। तो अगर यहाँ कॉलोनी नहीं है, देखिए जो ये जाहिर सी बात है, ये जो कॉलोनी अगर नहीं है क्योंकि एम्पीसिलिन में ग्रो होने वाले ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बैक्टीरिया का उसे हम टेट्रासाइक्लिन में ऐड करेंगे तो उसे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यानी कि जो बैक्टीरिया है रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं। लेकिन अगर उसमें कॉलोनी डेवलप होती है तो हम कह सकते थे अभी भी उस जो जीन है वो टेट्रासाइक्लिन उसमें प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है क्योंकि उसमें हमें एक एम्पीसिलिन कल्चर भी लेना पड़ता है और दूसरा भी है टेट्रासाइक्लिन भी कल्चर लेना होता है, ठीक है, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो जीन हमने इंसर्ट किया था तो ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है वो इनएक्टिव पार्ट हो चुका है जो टीआरटी की बात करें तो। अब एक दूसरी बात करें तो जो क्लोनिंग साइट यानी कि जहाँ से क्लोनिंग साइट जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, जहाँ पर एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं, तो जहाँ पर रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, तो रिकॉग्निशन साइट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहाँ उस साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं फिर कटिंग करते हैं, तो ये एंजाइम होते हैं, वहाँ पर कट करके एक डिजायर्ड जीन लाते हैं। तो प्लाज्मिड PBR322 हैज़ अ वेराइटी ऑफ यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो ये एंडोन्यूक्लियस जो यूनिक रिकॉग्निशन साइट है वहाँ पर ये एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं। तो जब हमने ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ था तो इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरियम डू नॉट हैव इंसर्ट द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनी। अगर जो फॉरेन डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए है वो इंसर्ट किया है, ठीक है, तो अगर उसमें जो ब्लू कॉलोनी डेवलपमेंट होती है तो हम इजीली देख सकते हैं कि उसमें इंसर्शन हुआ है। लेकिन जब वाइट कॉलोनी आती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो जीन है वो इंसर्शन नहीं हुआ है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्शन
रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है उसकी वजह से हम पता चल सकते हैं ये एक्टिवेशन हुआ है या तो फिर इनएक्टिवेशन हुआ है, एंड देयरफॉर द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस्ड एनी कलर। These colonies are marked as recombinant colony। अगर ब्लू कलर की कॉलोनी आई है तो हम देख सकते हैं कि ये जो डिजायर्ड जीन है वो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो उसके कोई अलग कलर की कॉलोनी आ सकती। तो इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वजह से इंसर्शन हुआ है या तो नहीं हुआ है। तो यहाँ जो प्लाज्मिड है AMPR और दूसरी साइट है TETR और ओरिजिन यानी कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखे तो TETR जहाँ से ये टेट्रासाइक्लिन जीन है, मान लीजिए कोई एक जीन की बात करें, जो जीन है वो एंजाइम बना रहा है, ठीक है। तो ये एंजाइम बना रहा है, उसमें से ये एंजाइम बनाता है किस एंजाइम को, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज आगे भी आ चुका है, आपको पता हो जो ओपेरन यानी कि जो लेक ओपेरन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो ई कोलाई में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीन जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाते हैं जैसे कि ई कोलाई में, तो लेक जेड के बारे में आपको बताया था, लेक जेड ए, ठीक है। तो ये लेक जेड है, उसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो जो एंजाइम बनाता है, ठीक है। अब ये जो जीन है एक रिपोर्टर की तरह काम करता है। क्यों रिपोर्टर की तरह काम करता है, तो देखे तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो एक कंपाउंड बनाता है जैसे कि एक्स गर्ल, ठीक है। तो ये गर्ल क्या है, गर्ल यानी कि गैलेक्टोपाइरोनोसाइड, ठीक है। तो ये पूरा उसका नाम देखे, एक्स यानी कि एक हेलोजन है, ठीक है, जो 5-ब्रोमो-5-क्लोरो बीटा गैलेक्टोपाइरोनोसाइड यानी कि ये एक्स गर्ल बनाता है। और उसका हम मेटाबॉलिज्म करें तो इंडिगो कलर कंपाउंड मिलता है, यानी कि इंडिगो कलर है तो ऑब्वियसली बात है ये वो कोई भी कलर सोव करेगा, तो ये ब्लू कलर की कॉलोनी डेवलप होगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो जीन है उसमें कोई डिजायर्ड जीन है, जब इस जीन के साथ हमने उसके उधर में एक ये डिजायर्ड जीन है वो ऐड कर दिया है, देखिए यहाँ मैंने एक एरो किया है, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट बताता है जो डिजायर्ड जीन है वो इस जीन के उधर में हमने इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर इंसर्शन इनएक्टिवेशन आता है। लेकिन जो ये जीन है वो पूरी तरह से इंसर्शन नहीं हुआ है तो वाइट कॉलोनी डेवलप होगी। लेकिन जो जीन इंसर्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है ये एंजाइम बनाएगा और एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा और धीरे धीरे करके कंपाउंड बना के इंडिगो कलर बनाएगा और ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएगा। यानी कि जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है तो ये इंसर्शन जो बाहर से फॉरेन डीएनए आया है उसका रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ। लेकिन ये जो बाहर से आया हुआ जीन है, ठीक है, उसमें बात करें तो ये जो जीन है बाहर से आया हुआ जीन जो इस जीन में हमने इंक्लूड किया है, तो क्या होगा, ये जीन है वो एंजाइम नहीं बना पाएगा और ये एंजाइम ही नहीं बना पाएगा तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो भी नहीं बना पाएगा, तो ये सारी प्रोसेस नहीं होगी और लास्ट में हमें ये ब्लू कलर की कॉलोनी है वो भी हमें नहीं मिल सकती। तो ये जो ब्लू कलर की कॉलोनी हमें नहीं मिल सकती तो हमें किससे कलर की कॉलोनी मिलती है, वाइट कलर की। तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ये जो डिजायर्ड जीन है उसका इंसर्शन हुआ है तो ये वाइट कॉलोनी डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। तो ये एक्स गर्ल है, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, उसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं। तो ये जीन है एक रिपोर्टर की तरह काम करता है, यानी कि रिपोर्ट करता है कि जो बाहर से आया हुआ जीन है, ठीक है, वो कैसी कॉलोनी डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो ये बात थी PBR322 के बारे में, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको आई होप आपको अच्छे तरह समझ में आ गई होगी,
ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम PUC 19 के बारे में डिस्कस करेंगे और लैम्ब्डा फेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।